नमस्कार सिंह और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान में अब राजभवन और कांग्रेस का टकराव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने ऐलान किया कि 27 जुलाई को पार्टी देश के सभी राज्यों के राजभवनों का घेराव करने वाली है। इस दौरान राजधानी जयपुर में भी राजभवन का घेराव होगा। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि करते हुए राजभवन घेराव की पुष्टि की है। वेणुगोपाल ने लिखा कि लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ कांग्रेस देश भर में राजभवन घेरेगी। वेणुगोपाल ने कहा कि बीजेपी लगातार देश में निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए संवैधानिक निकायों का दुरुपयोग कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी 26 जुलाई रविवार को एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन अभियान लोकतंत्र के लिए बोलो आयोजित करा। बता दें, राजस्थान में जारी सियासी संकट के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत 19 कांग्रेस के बागी विधायकों के आक्रमण तेवर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सचिन पायलट और बीजेपी की मिली भगत की वजह से ही राज्य में यह सियासी संकट पैदा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों का उपयोग कर उनके विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस महामारी के कारण योग प्रशिक्षकों के तिहाड़ जेल नहीं जा पाने के कारण बैरक के भीतर वे कैदी अन्य को प्रशिक्षित कर रहे हैं जिन्हें योग की जानकारी है। तिहाड़ की विभिन्न जेलों में 16,000 से अधिक कैदी हैं। तिहाड़ ने कैदियों को प्रशिक्षित करने के लिए जनवरी 2019 में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के साथ मिलकर प्रोजेक्ट संजीवन शुरू किया था। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, MDNIY की मदद से पिछले वर्ष योग प्रशिक्षण के 2 सत्र आयोजित किए गए थे। पहला सत्र मार्च-जून में हुआ, जिसमें लगभग 1000 कैदियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 46 प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित थे। उन्होंने कहा, दूसरा सत्र सितंबर 2019 से जनवरी 2020 तक चला। इसमें 1000 और कैदियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 31 प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित थे। योग कक्षाएं हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित हुई और दोनों योग सत्रों में MDNIY से लगभग 15 प्रशिक्षित आए। महानिदेशक संदीप गोयल ने कहा, मौजूदा स्थिति के कारण हम इस वर्ष कार्यक्रम शुरू नहीं कर सके। स्थिति सामान्य होने के बाद हम इसे एक बार फिर से शुरू करेंगे। इस बार हम संख्या भी बढ़ाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं है और प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित हुए 77 कैदियों उन्हें जमानत या पैरोल पर रिहा किया गया है। जो कैदी योग जानते हैं वो बैरक के भीतर अन्य को योग सिखा रहे हैं। गोयल ने कहा, हमारे प्रयास है कि कैदियों को कुछ कौशल प्रदान किया जाए ताकि वह रिहा होने के बाद एक नया जीवन शुरू कर सके। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी कैदी रिहा होने के बाद फिर से वापस आए। उन्होंने कहा, योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। इसका उपयोग एक कौशल के रूप में किया जा सकता है और जो प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं वे इसे कैरियर के रूप में चुन सकते हैं और योग शिक्षक के रूप में काम कर जीवन यापन कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि गत 23 जुलाई तक 59 कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से 51 ठीक हो गए हैं और 2 की मौत हुई है। यूपी प्रदेश सरकार ने आबकारी राजस्व में इजाफा करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार की ओर से तय किया गया है कि प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में कुछ प्रीमियम और इम्पोर्टेंट ब्रांड्स की शराब बिक सकेगी। शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी, लेकिन शॉपिंग मॉल में शराब पीने पिलाने की अनुमति नहीं होगी। अपर मुख्य सचिव संजय भूसर रेड्डी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से शॉपिंग मॉल में खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब
भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते हैं। शॉपिंग मॉल में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम और इम्पोर्टेंट ब्रांड मिलेंगे। इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम और इम्पोर्टेंट ब्रांड की बियर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ऐसी दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रुपए तय की गई है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या सोसाइटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छा अनुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। भूषण रेड्डी ने साफ किया कि सभी दुकानें वातानुकूलित होंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल्स परिसर में शराब पिलाने अथवा पीने की अनुमति नहीं होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उनकी संसदीय क्षेत्र के निवासी के लापता होने का मुद्दा उठाया, जो कैंसर और कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित था। ये मरीज कथित तौर पर पटना के एक अस्पताल से लापता है। जमुई संसदीय क्षेत्र से सांसद चिराग पासवान ने मामले को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखा है। वह पत्र को उनकी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। लोजपा प्रमुख ने रंजीत कुमार के कथित तौर पर लापता होने का मुद्दा उठाया, जो कि शेखपुरा जिले के निवासी हैं। मुंबई में रंजीत का कैंसर का 6 महीने तक इलाज चला और बाद में यहां इलाज के दौरान जांच के बाद 25 जून को उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। पासवान के मुताबिक जांच नतीजे आने तक मरीज शेखपुरा वापस अपने घर आ चुका है और 29 जून को उन्हें स्थानीय कोविड पृथक वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन सेहत बिगड़ने पर उन्हें 3 जुलाई को NMCH भेजा गया। 6 जुलाई को जब परिवार के सदस्य उनसे मिलने NMCH पहुंचे तो उन्हें अस्पताल प्रशासन द्वारा बताया गया कि रंजीत यहाँ कभी भर्ती ही नहीं हुए। वहीं शेखपुरा में स्वास्थ्य अधिकारी इस बात पर कायम रहे कि उन्होंने रंजीत को NMCH ही भेजा था और उन्हें पटना के अस्पताल से रंजीत के लापता होने की कोई सूचना नहीं है। पासवान ने पत्र में मुख्यमंत्री और चिकित्सा अधीक्षक को कहा, रंजीत कुमार मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं। उनके परिवार के सदस्य गहरे संकट में हैं। इस मामले को देखें और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। लॉकडाउन के दौरान जारी चालान से कोरोना योद्धाओं को मिली छूट। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पुलिस आयुक्त से आग्रह किया है कि कोविड-19 योद्धाओं को लॉकडाउन बंद की अवधि के दौरान जारी किए गए चालान से छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंद में अवधि के दौरान जारी किए गए चालान संबंधी सभी मामलों के निपटान के लिए लोक अदालत लगाई जानी चाहिए। गुप्ता ने एक बयान में कहा, डॉक्टर, नर्स, पत्रकार, सरकारी कर्मी, अनिवार्य सेवाओं और कोरोना वायरस से दिल्ली के लोगों की रक्षा में लगी कर्मियों ने बंद के दौरान लगातार यात्रा की। ये सभी कोरोना योद्धा हैं और भारी भरकम चालान की वजह से इन्हें वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना योद्धा इस संबंध में यातायात लोक अदालत का सहारा भी नहीं ले सकते क्योंकि वह भी बंद है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में कई मार्ग बंद थे और कुछ में सिर्फ एक तरफ से ही आवाजाही थी। लोगों ने अनजाने में यातायात नियमों का उल्लंघन किया और उन पर भी भारी जुर्माना लगाया गया। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शर्जील इमाम को यहां की एक अदालत में देशद्रोह के मामले में आरोपित किया है। उस पर लोगों को कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए भड़काने का आरोप है जो देश की संप्रभुता एवं एकता के खिलाफ है। पुलिस ने इस वर्ष की शुरुआत में CAA विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश आरोप पत्र में ये आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने अंतिम रिपोर्ट दायर की जिसमें विभिन्न धाराएं शामिल हैं, जैसे 124A, 153A, 153A को बढ़ावा देना,
समुदायों के बीच घृणा फैलाना 153B और 505 उस पर अवैध कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है उस पर देश के खिलाफ भाषण देने और एक विशेष समुदाय को अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए भड़काने का आरोप है, जो राष्ट्र की संप्रभुता और एकता के खिलाफ है। इसमें कहा गया है संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध की आड़ में उसने एक विशेष समुदाय के लोगों को राजमार्ग बाधित करने के लिए उकसाया और चक्का जाम कराया, जिससे सामान्य जनजीवन बाधित हुआ। इसमें आरोप लगाया गया है कि इमाम ने खुलेआम संविधान का उल्लंघन किया और इसे फांसीवादी दस्तावेज बताया। इसमें बताया गया है CAA के विरोध के नाम पर उसने खुलेआम दुष्प्रचार किया कि चिकन नेक को जाम किया जाए, जो पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। उसने प्रदर्शन के लोकतांत्रिक तरीकों का भी अपमान किया। आप देख रहे थे केलांचल टाइम्स। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।